अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फोकस और मैं हूं पलवश शाह महमूद। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल आज कुछ यूँ है कि स्टॉक मार्केट के हवाले से अगर बात करें तो आज स्टॉक मार्केट में एक ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान देखा गया है और एक इसी से मुंसलिक अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए ये है कि फिच जो कि आलमी रेटिंग एजेंसी है उसने पाकिस्तान के लिए एक बड़ी ही अच्छी वो रेटिंग वाज़े की है। दुनिया की इस वक्त किसी भी स्टॉक मार्केट में से बेहतर पाकिस्तान की स्टॉक एजेंसी है और इस चीज़ का जो है वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने अपने ट्वीट में भी इस चीज़ की खुशखबरी पाकिस्तानी आवाम को सुनाई है। इसके अलावा अगर हम लोग करेंसी मार्केट के हवाले से बात करें तो रुपए की कदर में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है और डॉलर की कदर में कमी देखने में आ रही है। आज भी डॉलर की कदर में कमी देखने में आई। वैसे नॉर्मल डेज़ में डॉलर की कदर में कभी उतार चढ़ाव देखने में आता है, लेकिन आज ओपन मार्केट में और इंटरबैंक में 2 रुपए की कमी देखने में आई है, दोनों में डॉलर में। इसके अलावा नाजरीन, वज़ीर ख़ज़ाना के हवाले से मैंने जिस तरह बताया कि फिच एक आलमी एजेंसी है, उसने पाकिस्तान की रेटिंग को वाज़े तौर पे ये बताया है कि पाकिस्तान की रेटिंग स्टॉक एक्सचेंज में सबसे ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा सऊदी अरब ने 2 अरब डॉलर स्टेट बैंक में जमा करवा दिए हैं। IMF से पाकिस्तान की डील हो चुकी है। IMF से डील होने के फ़ौरन बाद पाकिस्तान के जितने भी दोस्त ममालिक हैं उनका एतमाद पाकिस्तान पर बहाल होना शुरू हो चुका है। उनका एतमाद ऑलरेडी बहाल था, लेकिन कुछ ऐसे फॉर्मेलिटीज़ थी जिसकी बिना पे दोस्त ममालिक से पाकिस्तान को रकम मिलने में दुश्वारी का सामना था। लेकिन IMF से डील के बाद अब रिसेंटली ये खबर आई है कि सऊदी अरब ने 2 अरब डॉलर स्टेट बैंक में जमा करवा दिए हैं, जो कि एक बहुत ही खुशाइंद इक़दाम है। इसके अलावा IMF के ग्रीन सिग्नल के बाद सऊदी अदायगी मुमकिन हो सकेगी और सऊदी अरब ने ऑलरेडी 2 अरब डॉलर स्टेट बैंक में दे दिए हैं, तो ये एक अच्छा इक़दाम है। नाज़रीन, स्टेट बैंक के अलावा मैं अगर बात करूं बढ़ती हुई महंगाई की, तो डेली बेसिस पे एक ये इशू है जो कि हर तबके को इसका सामना करना पड़ता है, ख़ास तौर पे गरीब तबका जो बिल्कुल महंगाई में पिस कर रह गया है। 2 वक्त की रोटी खाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है गरीब तबके के लिए। इस वक्त अगर बात करें तो नॉर्मल अशिया ज़रूरिया के अलावा आटा, चीनी और चावल जो हैं वो बिल्कुल गायब हो चुके हैं मार्केट्स में। अगर जहाँ पे मिल भी रहे हैं, अगर किसी यूटिलिटी स्टोर्स में अवेलेबल हैं भी, तो इतने दाम बढ़ चुके हैं कि गरीब आवाम के पहुंच से बहुत दूर हैं। गरीब आवाम मुसलसल इस चीज़ का शिकायतें करते नज़र आते हैं कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि महंगाई पे कंट्रोल करे, लेकिन महंगाई मुसलसल बढ़ती जा रही है। अच्छा, आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स का मुल्क भर में पेट्रोल पंप बंद करने पर गौर। ये इक़दाम क्यों किया गया है, इसके पीछे क्या वजूहात हैं, ये भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की हुकूमत से मार्जिन बढ़ाने की अपील। महंगाई और टैक्सेस इतने ज़्यादा आयद हो चुके हैं कि पाकिस्तान पेट्रोलियम एसोसिएशन ने अब अपनी पेट्रोल पंप बंद करने पर गौर कर दिया है। इससे इस तमाम तर सूरत हाल का मुल्की मईशत पर क्या असर पड़ेगा, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा या नेगेटिव? ऑब्वियसली नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, लेकिन पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल को ये किस हद तक ये फैसला नुकसान पहुँचाएगा, डिस्कस करने वाले हैं आज प्रोग्राम में। और मुल्क भर में सरिये की कीमतों में होशरुबा कमी वाक़ हुई है। एक जानिब तो हर चीज़ बढ़ती चली जा रही है, महंगाई उरूज पे है, दूसरी जानिब सरिये की कीमतों में कमी एक खुशाइंद बात है पाकिस्तान के लिए यकीनन। ये तमाम चीज़ें आज हम लोग प्रोग्राम में डिस्कस करने वाले हैं। नुमाइंदा खुसूसी हमज़ा गिलानी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हमज़ा। हमज़ा, स्टॉक मार्केट के हवाले से अगर हम लोग बात करें, आगाज़ करें प्रोग्राम का इस खबर के हवाले से, तो फिच ने वाज़े तौर पे ये बताया कि किसी भी दुनिया की स्टॉक एजेंसी से ज़्यादा बेहतर इस वक्त पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट काम कर रही है। ये पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी खुशखबरी है? वाकई में खुशखबरी तो है। देखें, हमें 2 दिन में 2 बड़ी खुशखबरियाँ मिली हैं। कल हमारी रेटिंग प्लस हो गई, फिच ने हमारी रेटिंग को पॉजिटिव करार दे दिया, हमारा आउटलुक भी स्टेबल हो गया। और आज हमें उससे बड़ी खुशखबरी ये मिली कि हमें सऊदी अरब से 2 अरब डॉलर मिल गए और वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने बाकायदा तौर पे ऐलान कर दिया है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में 2 अरब डॉलर जमा हो चुके हैं। तो ये 2 बड़ी खुशखबरियाँ हमें तवातुर के साथ मिली। अब जब इतनी 2 बड़ी खुशखबरियाँ मिलेंगी तो जाहिर सी बात उसका इम्पैक्ट तो कराची स्टॉक मार्केट में आएगा, क्योंकि जब नेगेटिव खबर का स्पेकुलेशन आता है कराची स्टॉक मार्केट में और कराची स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स रेड जोन में चला जाता है, तो ये तो बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। तो हमने देखा कि 15 माह के बाद, यानी अप्रैल 2022 के बाद कराची स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स की सतह 45,000 पॉइंट्स की हद पे ट्रेड हुई, यानी 45,000 पॉइंट्स की हद पर 100 इंडेक्स 15 माह के बाद बहाल हो गया। इस साल ऑल टाइम हाई गया, नया माली साल है, उस पर भी ये रिकॉर्ड कायम हुआ कि KSE 20 इंडेक्स 45,100 पॉइंट्स की नवसातियत पे ट्रेड हुआ और आज मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है
उसमें 570 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। 45,155 पॉइंट पर KSE 100 इंडेक्स बंद हुआ। ये बड़ी अच्छी न्यूज़ थी दो, जिसकी वजह से कराची स्टॉक मार्केट में हलचल मच गई। सही। और अभी आइंदा आने वाले दिनों में हमें UAE से भी पैसे मिल जाएंगे, हमें IMF से भी पैसे मिल जाएंगे, हमें इस्लामिक बैंक से भी पैसे मिल जाएंगे, तो हमारे रिजर्व्स बेहतर होंगे। 2 अरब डॉलर आ जाने के बाद हमारे मुल्क की मजमूई ज़खायर की जो मालियत है वो 11 अरब 75 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर गई है। और जो हम देख रहे थे कि कमर्शियल बैंकों का जो रिज़र्व है वो स्टेट बैंक के रिज़र्व से ज़्यादा रहा है, तो हम अब ये तवक्को कर रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में हमारे स्टेट बैंक के रिजर्व बढ़ जाएंगे और कमर्शियल बैंक के रिजर्व जो हैं वो स्टेट बैंक के मुकाबले में कम होंगे। इस वक्त स्टेट बैंक के रिजर्व्स 4.46 बिलियन डॉलर्स पर हैं और कमर्शियल बैंकों के रिजर्व्स 5.28 बिलियन डॉलर्स पर हैं। तो ओवरऑल इस वक्त हमारे जो ओवरऑल रिजर्व्स हैं वो 11.75 बिलियन डॉलर्स पर हैं। ये खुशहाल बात है, इसका एक इम्पैक्ट आया है और फिर करेंसी मार्केट में भी वो चाल बर्पा हो गया है। ओवरऑल कराची स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त देखी गई। 252 कंपनी ऐसी थी जिनके शेयर्स में हमने आज खरीदारी देखी, ग्रीन स्केल पर ट्रेड हुए, और सिर्फ 86 कंपनीज ऐसी थी जिनके शेयर्स पे हमने कमी देखी। तो ओवरऑल ऑयल एंड गैस सेक्टर हो, IT सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो, इनके शेयर्स में नुमाया खरीदो फरोख्त का सिलसिला आज देखा गया। बहुत ज़बरदस्त दिन है कराची स्टॉक मार्केट में। कारोबारी हफ्ते का दूसरा रोज़ है। गुज़िश्ता हफ्ते भी हमने देखा था कि ज़बरदस्त तेज़ी थी और आज भी हम देख रहे हैं कि ज़बरदस्त तेज़ी बल्कि रिकॉर्ड तेज़ी थी। ठीक है, यानी कि ब्रोकर्स का एतमाद बहाल होता हुआ नज़र आ रहा है वाज़ेह तौर पे। ठीक, हमजा अगर करेंसी मार्केट के हवाले से बात करें तो करेंसी मार्केट के डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव देखने में आता है। डेली बेसिस पे डॉलर की कदर में कभी उतार और कभी चढ़ाव का सिलसिला जारी रहता है। आज ओपन मार्केट में और इंटरबैंक में दोनों में डॉलर की कदर में कमी हुई है। कितनी कमी वाक़ई हुई है? देखिए, जब करेंसी मार्केट का आगाज़ हुआ तो हमने देखा कि इंटरबैंक मार्केट में डॉलर बहुत मजबूत हुआ और रुपया बहुत कमज़ोर हुआ। यानी एक वक्त ऐसा आया ट्रेडिंग के दौरान कि इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 2 रुपये महंगा हो गया था। ट्रेडिंग के दौरान जब डॉलर 2 रुपये महंगा हुआ तो ये क़यास आराइया की जाने लगी कि आइंदा आने वाले सेशन में मज़ीद डॉलर महंगा हो सकता है। 3 रुपये 3.5 रुपये इंटरबैंक के अंदर डॉलर महंगा हो जाएगा तो रुपया डिवैल्यू हो जाएगा। लेकिन जगदम हमने देखा कि इसहाक डार साहब की एंट्री होती है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान करते हैं कि 2 अरब डॉलर हमें सऊदी अरब से मिल गया और एकदम से स्टॉक मार्केट बूस्ट कर जाती है। करेंसी मार्केट में रुपया बेहतर हो जाता है, डॉलर की कदर में कमी हो जाती है और इसी वजह से डॉलर इंटरबैंक मार्केट में जब क्लोज हुआ तो 1 रुपये 23 पैसे की कमी से हुआ 279.80 यानी 279 रुपये 80 पैसे पर डॉलर ट्रेड हो रहा था, जो कि कम हो गया 278 रुपये 57 पैसे पर बंद हुआ। और ओपी मार्केट में डॉलर की कदर में 3 रुपये की कमी हुई, 283 रुपये से कम होकर ओपी मार्केट में डॉलर 280 रुपये का हो गया। ये खुशहाइन बात है। और वैसे भी कल आपको पता है कि एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन और फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने पहले ऐलान कर दिया है कि जैसे जैसे रिजर्व्स हमारे पास आते रहेंगे ओपी मार्केट और इंटरबैंक मार्केट में डॉलर कम होता रहेगा। और 250 रुपये की एक्सचेंज कंपनीज ने प्रिडिक्ट कर दी है कि आइंदा आने वाले दिनों में करेंसी मार्केट में डॉलर 250 रुपये पर होगा, 250 रुपये पर जा सकता है। अच्छा हमजा, जिस तरह हमने बात की कि सऊदी अरब से तो पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर मिल गए, स्टेट बैंक में जमा हो चुके हैं। इसके अलावा कौन कौन से ममालिक ऐसे हैं जिससे पाकिस्तान को रकम मिलना बाकी है? देखें, UAE से आपको रकम मिलेगी 1 बिलियन डॉलर, सऊदी अरब ने आपको दे दी। कतर से हमारी नेगोशिएशन चल रही है, IMF आपको पैसे देगा। इसी हवाले से फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक बैंक आपको पैसे देंगे। और देखें, ये तो रिजर्व्स में हमारे पैसे आते जाएंगे और कर्जे भी हमारे रोल ओवर करेगा चाइना, तो ये तो एक अच्छी बात है। लेकिन इससे बढ़कर एक बड़ी अच्छी बात यह है कि रिफाइनरी सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है हमारे मुल्क में। अच्छा। और रिफाइनरी सेक्टर के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट आती है हमारे मुल्क में तो इससे ये समझ लीजिए कि तकरीबन 3.5 लाख बैरल हम लोग पेट्रोल जो हैं वो बना सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, उसको तैयार कर सकते हैं। रिफाइनरी सेक्टर की जिद्दत जब होगी तो उसके अंदर एक एडवांसमेंट आएगी और ये आ रही है सऊदी अरब की तरफ से। इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान में आएगी। ब्लूमबर्ग ने भी इस हवाले से अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अनकरीब सऊदी अरब जो है वो ऐलान करेगा रिफाइनरी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के हवाले से। और हुकूमत तो पहले कह चुकी है कि 10 अरब डॉलर की रिफाइनरी सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट होगी। और ये मैं आपको वाज़ेह कर दूँ कि अगस्त के पहले हफ्ते में ये खुशखबरी, ये तोहफ़ा दिया जाएगा हुकूमत की तरफ से आवाम को कि रिफाइनरी सेक्टर के अंदर सऊदी अरब की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट होगी उसका बाकायदा ऐलान होगा। और ये खुशहाइन बात है और बाकायदा पाकिस्तान रिफाइनरी ने इस हवाले से इंडिकेशन देना शुरू कर दिए हैं। इसी वजह से आज कराची स्टॉक मार्केट में हमने देखा कि रिफाइनरी सेक्टर में ज़बरदस्त खरीदो फरोख्त हुई। तो ये खुशहाइन बात है। हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है। आपने देखा कि तवातुर के साथ हमने एक नया इक़्तिसादी प्लान मुतारिफ़ कराया, फिर हमने रिफाइनरी सेक्टर के हवाले से बैरूनी सरमायाकारी का आगाज़ कर दिया है। सऊदी अरब इस हवाले से हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। फिर हमने देखा कि हमने रूस से तेल मंगवाया, खाम तेल, 2 जहाज़ हमारे पास आए। और उसके अलावा फिर हमने कार्गो ट्रेड शुरू कर दी है रूस से हमारी जो है शिपमेंट है वो आ चुकी थी। उसके अलावा बार्टर ट्रेड सिस्टम के ज़रिए हम लोग अपनी
सनती और तिजारती पहिए को जो है वो रवा-दवा कर रहे हैं, जी। रवा-दवा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा साइन है, कोशिश कर रहे हैं बहरहाल। और इन हमें तमाम साइंस के अलावा ग्रीन इनिशिएटिव का भी इनेकाद किया गया है, उससे भी पाकिस्तान की मईशत को काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और ज़ाहिर-सी बात है, जब ये सारे प्लान्स हम लोग सामने रखेंगे और अपनी पॉलिसी बनाएँगे, तो यकीनन हम समझते हैं कि हम आइंदा आने वाले दिनों में जो ये मुआशी बहरान से जो इस वक्त जो पाकिस्तान फेस कर रहा है मुआशी बहरान को, इससे हम काफ़ी हद तक निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात वाज़ेह कर दूँ कि देखें, हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज होगा IMF का मुआहिदा। अभी तो देखें स्टैंड बाई एग्रीमेंट हुआ है, बिल्कुल स्टैंड बाई एग्रीमेंट 9 महीने का है। उसके बाद जब IMF का नया मुआहिदा होगा, उस नए मुआहिदे के अंदर जो सामने शराइत रखी जाएंगी वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगी। इससे सनतकार अभी भी परेशान है, तजब्जुब का शिकार है। सनतकार का यही कहना है कि इंटरेस्ट रेट आज भी ऑल टाइम हाई है और इस पर इंडस्ट्रीज परफॉर्म नहीं कर सकती। एक तरफ अगर हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं तो हमारे नेगेटिव पॉइंट्स उससे ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट रेट ऑल टाइम हाई है, ऑब्वियसली हमारा कायबो रेट उसकी वजह से ऑल टाइम हाई है, हमारे पास एनर्जी टैरिफ के मसाइल है। जाहिर सी बात है, जो बुरानी कैफियत है तवानाई की वो अपनी जगह पे कायम है। एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेस के टारगेट हमने मिस किए। तो ये तमाम अवामिल हैं जिसको सामने रखकर अब पॉलिसी बनानी होगी। बिल्कुल, ये तमाम अवामिल सामने रख के पॉलिसी बनानी होगी। हमजा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि अब रिसेंटली IMF से कर्ज़ मिलने से पहले पाकिस्तान की एक IMF से मीटिंग शेड्यूल है और 12 जुलाई को ये मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में ऐसे कौन सी क्या तजावीज़ पेश की जा रही हैं पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से, जो IMF से मीटिंग एक बहुत अहम कहा जा रहा है इसको? देखिए, लेटर ऑफ इंटेंट तो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से रवाना कर दिया गया है ना IMF को। उसमें गवर्नर स्टेट बैंक और वज़ीर ख़जाना ने उसको एंडोर्स किया है। तो लेटर ऑफ इंटेंट में यही तमाम पॉइंट्स जो हैं उसकी ज़मानत दी गई है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कि हम टैक्स नेट को बढ़ाएंगे, बेहतर मौचे पॉलिसी लाएंगे, कोई एमएनएसटी स्कीम नहीं देंगे, जो टैक्स नहीं दे रहे उनको टैक्स नेट में लाएंगे। तो ये तमाम गारंटीज़ दी हैं। तो गारंटीज़ देने के बाद ही बोर्ड मीटिंग में जब इजलास होगा और ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो उससे पाकिस्तान की जो मईशत है उसको एक फ़ायदा होगा, एक रिलीफ मिलेगा। जाहिर सी बात, IMF जब आपको पैसे देगा तो इससे आपको एतमाद बहाल होता है आलमी सतह पर। इसीलिए आपको आज सऊदी अरब ने $2 अरब दिए। आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद आपके दोस्त ममालिक आपकी हेल्प करेंगे। तमाम जो कमर्शल बैंक्स हैं इंटरनेशनल लेवल के, वो आपकी हेल्प करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिससे आपको काफ़ी तक़वियत मिलेगी। और देखें, ये तो स्टैंड बाई एग्रीमेंट है। इस वक्त आपको $1.1 बिलियन IMF की तरफ से मिलेंगे और ये स्टैंड बाई एग्रीमेंट था जिसको $3 बिलियन पे पाकिस्तानी हुकूमत मौजूदा जो है वो लेकर गई है। और जो अब नई हुकूमत आएगी इलेक्शन के बाद, उससे जब IMF मुआहिदा करेगा तो जाहिर सी बात है उसकी कोशिश होगी नई हुकूमत की कि वो $7 बिलियन का मुआहिदा करे, क्योंकि हम एक बड़ा कर्जा लेने जाएंगे IMF के पास। तो उस वक्त जो शराइत तक की जाएंगी वो काबिल ज़िक्र है। ठीक है नाजरीन, अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे खुर्रम शहजाद साहब, माहिर मईशत हैं। उनसे पाकिस्तान के मौशी सूरत हाल के हवाले से मज़ीद जानेंगे कि वो अपना क्या तज्जिया रखते हैं, पाकिस्तान की मईशत को कितनी जो है वो इससे सपोर्ट मिलेगी। सऊदी अरब ने भी $2 अरब पाकिस्तान के स्टेट बैंक में जमा करा दिए हैं और अनकरीब दीगर दोस्त ममालिक से भी पाकिस्तान को रकम मिलना शुरू हो जाएगी। वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम शहजाद साहब, माहिर मईशत हैं। खुर्रम साहब, आपको मैं प्रोग्राम में वेलकम करना चाहूँगी। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामजन है। एक जानिब तो फिच ने पाकिस्तान के जो KSE 100 इंडेक्स है उसको बहुत ही बेहतरीन करार दिया है, दूसरी जानिब सऊदी अरब से पाकिस्तान को रकम मिल चुकी है। इस तमाम सूरत हाल को आप किस तरह देखते हैं? पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल अब आगे क्या होने वाली है? देखिए, मुझे अभी भी कुछ चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं आगे, और मुझे लगता है कि ऑल्दो ये सब चीज़ें कमिटेड हैं और ऑफ कोर्स मटेरियलाइज हो तो बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स हैं। और इसमें यह है कि आपको शॉर्ट टर्म में स्टेबिलिटी थोड़ी नज़र आएगी करेंसी मार्केट में, और थोड़ी सी बेहतरी और नज़र आएगी आपको स्टॉक मार्केट में। बट जो लार्जर इश्यूज़ हैं वो अपनी जगह पर हैं। और अभी जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि जो रिजर्व्स हैं इनको बेहतर कैसे करना है, ताकि इसमें देखें चेंज ऑफ गार्ड्स हैं, बेसिकली 3 चेंज ऑफ गार्ड्स हैं। एक तो ये कि ये गवर्नमेंट जो है वो जाएगी पहले, उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट आएगी, फिर उसके बाद एक नई गवर्नमेंट आएगी जो इलेक्शंस के बाद जो है वो फॉर्म में आएगी, और फिर उसके बाद जो है वो कोalition गवर्नमेंट होती है या मेजॉरिटी गवर्नमेंट होती है। अब ये क्वेश्चन है, उससे बहुत सारा ताल्लुक इस चीज़ से है कि अगर मेजॉरिटी गवर्नमेंट होगी तो वो शायद इस काबिल हो कि रिफॉर्म्स कर सके और पॉलिटिकली जो है वो हार्ड डिसीजंस ले सके। और अगर कोलिशन गवर्नमेंट की तो डेफिनेटली फिर वो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा रख सकते हैं हम, क्योंकि आज भी कोलिशन गवर्नमेंट है और बजट में वो चीज़ें नहीं हुई जो होनी चाहिए थी।
और ये तो अच्छा हुआ है कि IMF ऑन बोर्ड आया है और एक छोटे प्रोग्राम उसने दे दिया है, बट हमने बहुत डिलेज इसमें किए हैं और हम बहुत बेहतर कर सकते थे और टैक्सेस को भी सही जगह लगा सकते थे, लेकिन हमने एग्जिस्टिंग बिजनेसेस पे टैक्सेस लगाए हैं और सैलरी क्लास पे भी टैक्स ऐड किया है। ये बहुत बड़ा जो है हमने एक तरह से जो है ना अनफेयर काम किया है उनके साथ जो ऑलरेडी आपको टैक्स दे रहे हैं, और उनके टैक्स के थ्रू आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ की टैक्स सैलरी को जो है ना उनकी ग्रोथ को फंड कर रहे हैं। तो ये उल्टा होना चाहिए कि एक्चुअली गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को अपना साइज़ कम करना चाहिए, अपने खर्चे कम करने चाहिए, एनर्जी सेक्टर, पेंशन रिफॉर्म्स, पब्लिक सेक्टर एंटिटी, इन सबको ठीक करना चाहिए और खर्चों को कम करना चाहिए, डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज कम होने चाहिए, मिनिस्ट्रीज को कम करना चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये अभी क्वेश्चन मार्क है और ये कह लें कि शॉर्ट टर्म रिकवरी है, रुपये में भी शॉर्ट टर्म एक रिकवरी नज़र आ सकती है, बट सस्टेनेबिलिटी नहीं है। आपको 3-4 महीने में फिर वो नज़र आएगा इशू जब इंटरिम गवर्नमेंट आएगी और वो फिर आकर उसको जो है IMF के साथ भी डील करना पड़ेगा। इंटरिम गवर्नमेंट में कौन होगा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये शायद अनप्रेसिडेंटेड होगा कि इंटरिम गवर्नमेंट भी IMF के साथ डील कर रही होगी एक रिव्यू के लिए, और फिर नई गवर्नमेंट आएगी वो भी एक रिव्यू के लिए जो है वो डील करेगी IMF के साथ, क्योंकि बाकी $2 बिलियन जो हैं आउट ऑफ $3 बिलियन, $2 बिलियन जो मिलने हैं वो रिव्यूज़ के बाद मिलने हैं, उससे पहले नहीं मिलने। तो मुझे लगता है कि अभी 6 महीने के 9 महीने के चैलेंजेस काफ़ी हैं, बट ये कि आपको यहाँ से पैसे मिल जाएँ, सऊदी अरेबिया से मिलें, UAE से मिलें, चाइना से रोल ओवर हो जाए, वर्ल्ड बैंक के कुछ पैसे आ जाएँ, कुछ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के पैसे आएँ, तो $10-12 अरब पे हमें एटलीस्ट रिजर्व चाहिए जो आज $4.5 अरब पे खड़े हैं। जो अब $2 बिलियन ऐड होंगे तो मुझे लगता है कोई 5-6 बिलियन डॉलर्स पे चले जाएंगे। बट पॉइंट वही है कि रिजर्व्स को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना है इससे पहले कि इंटरिम गवर्नमेंट आए, ताकि उसको एक सपोर्ट मिले, फिर वो एक नई गवर्नमेंट को जो हैंड ओवर करके जाए इकॉनमी, और फिर वो रिफॉर्म शुरू करे। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसमें कहीं भी हमने डिले किया या हम बहुत एक्साइटमेंट में आ गए तो मेरे ख्याल में हम अपना वो ऑब्जेक्टिव भूल जाएंगे जो हमें लॉन्ग टर्म में अचीव करना है। ठीक। खुर्रम साहब, आपसे ये जानना चाहूँगी, जिस तरह आपने कहा कि हमारी गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की नीड है, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिससे पाकिस्तान के खर्चे कम हो और पाकिस्तान में जितने भी माशी हालात हैं वो बेहतरी की जानिब जाएँ। पाकिस्तान की जानिब से ऐसे काफ़ी मंसूबे निकाले जा रहे हैं, जैसे रिसेंटली ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव निकाला गया है, इसके अलावा बार्टर ट्रेड, और इस तरह के बहुत सारे मंसूबे हैं जो पाकिस्तान की मईशत को सपोर्ट करने के लिए मंसूबे, इन पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। आप क्या समझते हैं कि IMF से रकम मिलने के बाद और इन तमाम तर सूरत हाल जितने भी मंसूबे हैं इन पे काम करने के बाद क्या पाकिस्तान दोबारा अपने जो मुंजमद पहिया है उसको उस पे वापस आ सकेगा, चल सकेगा पाकिस्तान का पहिया? देखिए, कोई दो राय नहीं है कि ये मुमकिन है, कोई इसमें डाउट्स नहीं है कि मुमकिन है करना, और हम ना सिर्फ ये कि वापस आ सकते हैं अपने ट्रैक पे, बल्कि बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं, सस्टेनेबली ग्रो कर सकते हैं। और ये इनिशिएटिव सारे जो है वो राइट डायरेक्शन में हैं, और इसमें जो चैलेंज है वो ये है कि इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा और कितना टाइम लगेगा उसमें, क्योंकि टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, आज हमें जो है वो ग्रोथ की ज़रूरत है, आज हमें एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, आज हमें जो है वो रीजनल कोऑपरेशन की ज़रूरत है। तो इसके लिए वक्त चाहिए, और वक्त जो है वो ऑफकोर्स उसके साथ इनेबलिंग एनवायरनमेंट जो है क्रिएट होता है। तो इनिशिएटिव्स बहुत अच्छे हैं, इनिशिएटिव्स को आगे लेके जाना है, ये एक चैलेंज डेफिनेटली होगा, और वो कैसे आगे लेके चलना है, कौन लेके चलेगा, ये बड़ा एक मैटर करता है। मेरे ख्याल में इस पर काम अब शुरू हो जाए कि कौन जो है इन्वेस्टमेंट जो काउंसिल क्रिएट की गई है उसमें सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स कौन होंगे, किस तरह से वो आगे लेके चलेंगे। और इनेबलिंग एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये ना हमने एक फोरम क्रिएट कर दिया, इनेबलिंग एनवायरनमेंट वो फोरम जो है क्रिएट करे, उसमें टैक्सेस भी शामिल है, टैक्सेस का लो होना, फिजिकल पॉलिसी का बेहतर होना, मॉनेटरी पॉलिसी का बेहतर होना, करेंसी वॉलेटिलिटी को कम करना, कॉन्फिडेंस की एक फिजा पैदा करना, इन्वेस्टर्स को लेकर आना, और वो सारी पॉलिसीज़ को बेहतर करना जिसमें फ्लॉज हैं, इनकंसिस्टेंट है, और हम पॉलिसीज को कंसिस्टेंसी के साथ आगे लेके नहीं चलते। तो ये अच्छा, खुर्रम साहब ये बता जी। दें, ये तो सारी बातें हैं, बिल्कुल हैं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम अगर हम दूसरा पहलू उजागर करें, हमारा इंटरेस्ट रेट ऑल टाइम हाई है, हमारा काइबो रेट ऑल टाइम हाई है, हमने टैक्स का टारगेट मिस किया, 7,000 अरब रुपए हमने जमा तो किए, फिर भी हमने टारगेट मिस किया। अशफाक तोला जो वज़ीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू है वो कहते हैं कि 9,000 अरब रुपए हम बासानी टैक्स जमा कर लेंगे, मगर कैसे जमा करेंगे? 9,200 अरब रुपए का हमने टैक्स टारगेट सेट किया था, जो कि 9,415 अरब रुपए उसको कर दिया गया IMF के कहने पर। कारोबार है नहीं, इंडस्ट्रीज चल नहीं रही, पोर्ट पर जो है वो सोलर के कंटेनर फंसे हुए हैं, और हुकूमत जो है वो UAE से सोलर का मुआहदा कर रही है, लोकल इंपोर्टर जो है सोलर का वो शदीद परेशान है। इंडस्ट्रीज़ का सर्वाइवल कैसे होगा? इतने हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट पे मजीद बढ़ाने की बातें की जा रही हैं, क्या कहते हैं इस हवाले से?
बिल्कुल, देखिए मैंने तो आपको, जब आप इतनी पॉजिटिव पिक्चर पेश कर रहे थे फर्स्ट हाफ में, तो मैंने आपसे यही कहा था ना, मेरा जवाब ये था कि बहुत चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है। जी। बिल्कुल। मुझे नहीं लगता मीडियम टू लॉन्ग टर्म में, मीडियम टर्म में भी 3-4 महीने में, 6 महीने में बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है। आप वही सवाल आप मुझसे कर रहे हैं, तो मेरा एक्चुअली पॉइंट यही है कि भाई आपके यहाँ बिजनेस नहीं है, आपके यहाँ ग्रोथ नहीं है, आपके यहाँ करेंसी वॉलिटिलिटी है, इंटरेस्ट रेट हाई हैं, तो आप नहीं जो है वो आउटपुट इतनी लेकर आ सकते हैं, नहीं इन्वेस्टर आएगा आपके पास इस तरह से। मेरा एक्चुअली पॉइंट यही है कि ये जो एक्साइटमेंट है ना आज की, कि $2 बिलियन आ गए हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है। $1 बिलियन और आएगा, फिर मार्केट थोड़ी और चलेगी, रुपये थोड़ा और स्टेबल होगा, लेकिन ये शॉर्ट टर्म होगा। लॉन्ग टर्म के लिए आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। उसका वे आउट क्या है? वे आउट ये है कि ये टैक्स नहीं इकट्ठा होगा, पहली बात ये है। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, मेरा भी ये स्टांस शुरू से यही है। लेकिन पॉइंट ये है कि यहाँ पे आपको करना क्या पड़ेगा, आपको एक ब्रिज बनाना पड़ेगा। ब्रिज कैसे? कि ये जो गवर्नमेंट है, इसके कुछ टाइम बाकी, तो उसमें टास्क क्या क्या हो सकते हैं वो कर लेंगे, क्योंकि बजट में बहुत कुछ हो सकता था, वो नहीं किया गया। अब आगे चलते हैं, इसमें ये करे कि ये जो इन्वेस्टमेंट है, लेट्स से हम बात करते हैं कि जी इन्वेस्टमेंट काउंसिल ये कह रही है कि जी सऊदी अरेबिया इंटरेस्टेड है, कतर इंटरेस्टेड है, यूएई इंटरेस्टेड है। तो आप ये करें कि आपके पास कुछ ऐसे एसेट्स हैं इस वक्त हाथ में, मैं नाम लेता हूँ, एलएनजी के प्लांट्स आपके पास हैं, $1 अरब से ज़्यादा की उसकी वैल्यूशन हो सकती है, 1.5-2 अरब की हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि बायर कौन है और क्या किस तरह से डायनेमिक्स है। फिर आपके पास एयरपोर्ट्स हैं, अभी आपने पीआईए का जो रोजवेल्ट होटल है उसको आपने लीज पे दिया है, केपीटी का जो आपने टर्मिनल है वो आपने दिया है। तो एलएनजी के प्लांट्स, एयरपोर्ट्स, इस तरह के और कुछ एसेट्स हैं आपके पास जो कि लिस्टेड नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के पास हैं, प्रॉफिटेबल हैं। उनमें से कुछ हिस्सा गवर्नमेंट आउटराइटली, इंटर गवर्नमेंट जो कैबिनेट कमेटी है वो एम्पावर्ड है, उसके थ्रू फॉरन से कर सकते हैं आप, एक वैल्यूएशन करा के, एक छोटा सा प्रोसेस रन करके जल्दी में। अच्छा, ये जो जल्दी कर सकते हुकूमत हैं। दूसरी बात ये प्राइवेटाइजेशन कि की तरफ listed जा रही है company- खुरम साहब, एक मिनट, मैं आ मुख्तलिफ रहा हूँ, इदारे रुकिए, जो हुकूमत प्राइवेटाइज करने जा रही है, मैं एक जैसे बात कंप्लीट कर लूँ, मैं एक जी बात कंप्लीट कर लूँ। मैं दूसरा ये कह रहा हूँ कि लिस्टेड कंपनीज आपके पास जो हैं गवर्नमेंट की, उनकी वैल्यूएशन तकरीबन $3.5-4 अरब आज की है। आज की $3.5 अरब है, अच्छे वक्तों में उसकी $10 अरब थी। तो उसके अंदर से भी 25% निकाल के आप इन कंट्रीज को ऑफर करें, कहें कि जी आए आप इसको ले लें, 25% ले लें हमसे, तो आपका $1.5-2 बिलियन यहाँ से रेज हो सकता है। दूसरा ये सऊदी अरेबिया, वर्ल्ड बैंक, कतर, IMF, इससे यूएई, इनसे 2-3-4 अरब डॉलर आ सकते हैं। तो गवर्नमेंट ये करे कि इंटरिम गवर्नमेंट को 10 से 12 अरब डॉलर रिजर्व दे के जाए। इंटरिम गवर्नमेंट उन्हीं 10-12 अरब डॉलर को सही से इस्तेमाल करे, नया IMF रिव्यू करे, उससे $1 अरब पकड़े, फिर नई गवर्नमेंट आए उसको दे के जाए। तो मगर नई गवर्नमेंट मगर जो है खुरम साहब, वो बड़ा आपको ये प्लेटफॉर्म, वो आपने बड़ा बड़े अच्छे प्रोग्राम पॉइंट्स हमें बताए, आपने बड़े अच्छे पॉइंट्स हमें बताए। हुकूमत को ये नज़र आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है, मुझे नज़र आ रहा है, तो ये हो क्यों नहीं रहा है? इतना लेट हम क्यों हो रहे हैं? हमने ये IMF तो की आप उनसे तमाम पूछिए शराइत को जो इस मानने वक्त में भी बैठे बड़ी हैं ताखीर इक़्तिदार में, की, उनसे पूछिए क्यों यहाँ नहीं तक हो रहा। पहुँचने में मैं भी तो बड़ी बता नहीं ताखीर की। सकता, मैं तो आपको नहीं बता सकता ये कि क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि देखिए हम तो ये बता सकते हैं कि क्या होना चाहिए, और वो अगर टाइम पे नहीं होता तो उसके आपको लॉसेस नहीं होते हैं। लगता कि आप इस ये मुल्क की देखें जो कि जो IMF का अशराफिया है, प्रोग्राम है आपको ये, नहीं लगता कि इस मुल्क की जो अशराफिया है वो सबसे बड़ी रुकावट है हमारे मुल्क की तरक्की में? देखें अशराफिया पूरी दुनिया में होती है, और ये हम शायद ज़्यादा एक्सक्यूज़ बना रहे हैं कि जी अशराफिया नहीं करने देती। मुझे एक बात बताएं, अगर आज गवर्नमेंट कुछ करने पर आए और उसके साथ सारे स्टेक होल्डर्स खड़े हुए हों, तो क्या वो नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सब सकती कुछ है। कर सकती है ना, करके दिखाया भी है। इसी तरह से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 1991 में नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी इंडिया में, वो भी कोalition गवर्नमेंट थी। जी। उसके पास $1 अरब के रिजर्व रह गए थे, आपको पता है? हमारे पास तो $4.5 अरब है, उनके पास $1 अरब रह गया था। उनके पास डेट पता है कितना था? फॉरेन डेट दुनिया का 3rd लार्जेस्ट डेट था उस वक्त। उनके पास भी जी कोalition गवर्नमेंट थी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने 4-5-6 लोग कॉम्पिटेंट पकड़े, सही जगह पे डाले। नरसिम्हा राव ने कहा मनमोहन सिंह को कि आप अपने जो काम करते हैं आप करें, आपको कोई नहीं रोकेगा, ठीक। मैं पॉलिटिकल जो इश्यूज है अपने ऊपर लूँगा। तो कोई आए ना लीडर इस तरह का, कहे ना कि जी पॉलिटिकली मैं संभालता हूँ, इकोनॉमिकली आप टीम, मैं आपको खड़ा करता हूँ, आप संभालें। सब कुछ हो सकता है। आज वो एक मरतबा IMF के पास गए, 1991 के बाद लास्ट गए थे वो, उसके बाद नहीं गए। आज देख लें इंडिया कहाँ खड़ा है 20 साल 25 साल बाद। हम क्यों नहीं कर सकते? सब कुछ मुमकिन है अगर विल हो आपके पास, कॉम्पिटेंट ठीक टीम है, हो, ठीक है। और खुर्रम आपके साहब, विजन हो, स्ट्रैटेजी हो, सब कुछ मैं हो आपसे शॉर्टली आपके रिमार्क्स जानना चाहूँगी कि आप क्या समझते हैं गवर्नमेंट को कौन सी पॉलिसीज़ की ऐसी नीड है कि उन पे इम्प्लीमेंट करके पाकिस्तान के मुआशी सूरत हाल को मज़ीद बेहतर किया जा सके? देखें इस वक्त तो कोई प्लान नज़र नहीं आता, लेकिन ये है कि ये अच्छी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इसकी जी। वजह से गवर्नमेंट ये करे, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इंटरिम गवर्नमेंट के लिए इस वक्त रिजर्व अच्छे करके चली जाए। ठीक। इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ फंड रेज कर ले, IMF से रिजर्व आ रहे हैं और अपने फ्रेंडली कंट्री से रोल ओवर्स हो रहे हैं। ये इस वक्त गवर्नमेंट कर सकती है, और ये गवर्नमेंट करे। अगर ये नहीं करेगी तो आगे इंटरिम गवर्नमेंट के लिए बहुत टफ टाइम होगा। फिर इंटरिम गवर्नमेंट के बाद जो गवर्नमेंट आएगी उसके लिए और टफ टाइम होगा। फिर सही। IMF हमें और टफ टाइम देगा बड़ा प्रोग्राम देने के लिए। तो आज प्लान ये होना चाहिए कि रिजर्व्स को हम 10 से 12 अरब डॉलर करके जाएं।
वो मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट होगा। सही। बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का खुर्रम शहजाद साहब। नाज़रीन, खुर्रम साहब ने भी ये बात की है कि पाकिस्तान को चाहिए कि अपने रिजर्व्स पे काम करे। इसके अलावा कुछ ऐसी पॉलिसीज़ उन्होंने बताई कि जिस पे हुकूमत काम करके पाकिस्तान के मुआशी मुंजमद पहिए को दोबारा वापस तरक्की की राह पे गामज़न कर सकती है। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। नुमाइंदा खुसूसी हमजा किलानी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अच्छा हमजा, आपसे मैं एक अहम खबर के हवाले से जानना चाहूँगी। सुनने में ये आ रहा है, गौर फिक्र हो रहा है इस हवाले से कि पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स का मुल्क भर में पेट्रोल पंप बंद करने पर गौर शुरू हो चुका है। क्या मामला है ये? आप क्या समझते हैं कि क्या मार्जिन बढ़ाने की अपील है या फिर स्मगलिंग का इशू है? ये क्यों गौर फिक्र इस पर शुरू हो चुका है? देखिए, दोनों मसाइल और ये दोनों बड़े गंभीर मसाइल हैं जिसकी वजह से पेट्रोलियम डीलर जो हैं वो शदीद कर्ज में मुब्तला हो गए हैं। और अभी इस हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं मार्जिन के रेशो को बढ़ाने के हवाले से। 2% बढ़ाने का मुतालबा कर दिया है, 5% मार्जिन की अपील की हुकूमत से। और इस हवाले से पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के जो चेयरमैन अब्दुल समी खान, उन्होंने आज लाहौर का रुख किया है। उसके बाद वो कराची आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें बाकायदा ऐलान करेंगे। जबकि जो स्मगलिंग हो रही है ईरान से पेट्रोल और जो डीज़ल है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कारोबार सबूतास हुआ है। आउटलेट्स 12,000 है अप्रॉक्सीमेटली पूरे पाकिस्तान में, और वो उनकी तरसील मुतासर हो रही है। उनके प्रॉफिट टेकिंग में मसला आ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब स्मगलिंग होगी तो लोग आउटलेट से पेट्रोल नहीं लेंगे, बल्कि जो सस्ता पेट्रोल जो रोडों पे सड़कों पे मिलता है या चोरी छुपे मिल रहा है, वहाँ से जाहिर सी बात लिया जाएगा। तो उस वजह से इनका कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। और इसी वजह से पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स ने हुकूमत को बाकायदा तौर पर ख़त लिख के अपील कर दी है, जिसमें वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक, वज़ीर ख़जाना और वज़ीर आज़म पाकिस्तान, इन तीनों को जो है उसके अंदर सामने रखा है अपनी अपील में, और कहा है कि आप फ़ौरन जो है वो मार्जिन में इजाफा करें और जो स्मगलिंग हो रही है उसको रोकें। ठीक। नाज़रीन, ये भी हमने जाना कि पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स को किन तहफ़्फ़ुज़ात का सामना है, किन मुश्किलात का सामना है। मैं एक और ख़बर, काफ़ी अहम ख़बर है, वो शामिल करना चाहूँगी कि एक जानिब तो महंगाई से गरीब आवाम का 2 वक्त का खाना मुश्किल हो चुका है, दूसरी जानिब तामीराती शोबे में बेहतरी देखी गई है, यानी कि स्टील की कीमत में, सरिये की कीमत में होशरुबा कमी देखी गई है। और दूसरी जानिब जितनी भी अशिया ज़रूरियाँ हैं जैसे कि चावल, दाल और इसके अलावा चीनी, आटा, ये सब यूटिलिटी स्टोर्स पर गायब हैं, और जहाँ मिल रहे हैं वहाँ पे इतने नायाब हैं कि गरीब आवाम दुहाई देने पे मजबूर हो चुके हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमाद पूनावाला, चेयरमैन है पाकिस्तान स्टील मर्चेंट। इसके अलावा अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, चेयरमैन है कराची होलसेलर्स एसोसिएशन के। दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को मैं प्रोग्राम में वेलकम करना चाहूँगी। हमाद साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि तामीराती शोबे में बहुत अच्छी खबर सामने आई है कि जो जितने भी सरिये हैं उनकी कीमत में वाज़े तौर पे कमी देखने में आई है। इस सूरत हाल को आप किस तरह देखते हैं? थैंक यू सो मच। आपने हमारे सेक्टर के ऊपर बात की, और अक्सर जब भी हम इस सेक्टर पे बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग, मीडिया के लोग जो है वो सरिये पे बात करते हैं जी। जैसे कि आपको पता, सरिया जो है या स्टील जो है वो एक अहम जुज़ है इंडस्ट्रीज़ के लिए। बगैर लोहे के कोई भी इंडस्ट्री नहीं चल सकती है। मैं अपने हर प्रोग्राम में हर जगह पे ये जिक्र करता हूँ। एटलीस्ट वो काफ़ी हद तक जो है वो महत्व का शिकार है। चाहे अगर आप इम्पोर्ट के हवाले से, ये सेक्टर जो है वो इम्पोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ये सरिया हो गया, और दीगर की जो चीज़ें हैं ये लोकल जो मैन्युफैक्चर होती हैं, ये बेसिकली प्रोसेस यूनिट्स हैं सारे। ठीक। तो इम्पोर्ट के ऊपर तमाम जो भी दारोमदार है सारा इम्पोर्ट के ऊपर है। तो स्टील मिल के बंद होने के बाद जो लोगों को से ब्लैकमेल किया जाता है, एलसीज खोलने में दुश्वारियाँ होती हैं, वो किसी को नज़र नहीं आता। जब ये र्यूमर्स हुई IMF से कर्जा मंजूर होने के बाद, उसके बाद जो गहमी है और जो हमारे लास्ट प्लेयर्स हैं वो परेशान है, और वो चाहते हैं कि उनको एक रिलीफ मिले। हम भी चाहते हैं कि लोहा सस्ता हो, लेकिन वो जी के शिकार, उनको लाखों लॉस हो रहा है इसके अंदर। देखिए, अच्छा हमाद साहब ये बताएं कि आइंदा आने वाले दिनों में तो डॉलर की कीमत में मजीद कमी होने वाली है, तो सरिये की कीमतों को मजीद कितना कम देख रहे हैं आप आइंदा आने वाले दिनों में? आप समझने की कोशिश करें कि आज भी इंटर बैंक से 5 से 6 रुपए बैंक जो है वो, रऊफ भाई भी लाइन पे हैं, वो भी इस बात की जो सेकंड करेंगे, आज भी इंटर बैंक में जो रेट है उससे 5 ब्लैकमेल करके जो है वो हमें डॉक्यूमेंट्स के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं पैसे, और एलसीज भी नहीं खोली जा रही। तो इम्पोर्टर्स बड़ा परेशान है इसको लेकर।
ठीक। अब दुर्र साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी। एक जानिब तो स्टील के जो जितने भी प्राइसेस हैं उनमें होशरुबा कमी वाक़ई हुई है। दूसरी जानिब अगर अशिया ज़रूरिया के हवाले से बात करूँ तो इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी है कि यूटिलिटी स्टोर्स पे दस्तयाब नहीं है। इस महंगाई का क्या रीज़न है? एक जानिब तो डॉलर से महंगाई को मुंसलिक किया जाता था, एक वक्त ऐसा था। अब आप क्या समझते हैं, डॉलर की कदर में तो वाज़ेह तौर पर कमी वाक़ई हो रही है, लेकिन चीज़ें मुसलसल महंगी हो रही हैं? देखिए, चीज़ें जो महंगी हो रही हैं, मसला सबसे बड़ा ये है कि हमारे यहाँ जो सबसे चीज़ महंगी जो हो गई है ना, वो हो गया आटा। जो बेसिक खुराक के गरीब के लिए 2 रोटियाँ होनी चाहिए। देखिए, अगर ये आलम रहा 150 रुपए किलो आटा और चक्की का आटा 160-65, तो इस तरह तो ये मुल्क चल ही नहीं सकता, ना गरीब आदमी इसको अफोर्ड कर सकता है। क्योंकि एक टाइम की अगर 5 आदमी के लिए रोटी ले तो 10 रोटी आती हैं। 30 रुपए की रोटी काउंट करें आप, तो ये महीने का कितना हो जाता है? 27,000 रुपये। तो वो सैलरी में खाली क्या रोटी और पानी करेगा और क्या कर सकता है? नहीं, अब्दुर्रऊफ साहब ये बताएं कि जो आटे का मसनूई बहरान पैदा किया जा रहा है और चीनी के बाद आटे पे भी सट्टा चला रहे हैं, तो आप क्या समझ रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में आटा क्या 200 रुपये फी किलो हो जाएगा 1-2 महीनों में? देखिए, आटे पे जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि हमारा जो क्रॉप है वो तकरीबन 30 मिलियन टन का क्रॉप है और तकरीबन हमें चाहिए भी इतना, लेकिन इसको आर्टिफिशियली तौर पे रोका जा रहा है, होल्डिंग की जा रही है, जिससे ये मामला खराब हो रहे हैं। 200 रुपये फी किलो हो जाएगा 1-2 महीने में? आप क्या समझ रहे हैं अगर ऐसे ही सट्टा माफिया सरगर्म रही? ये बताएं। आप बात पहले पूरी सुनेंगे जब मैं बता सकूंगा कुछ। जी, असल में टाइम बड़ा शॉर्ट है अब्दुर्रऊफ साहब। बड़ी बात ये होती है कि 132-33 रुपए आटा, आज 135 रुपए गंदम पहुंचा है और ये आटे के रेट भी आज भी बढ़े हैं। तो चक्की का आटा मैंने अभी सुना कि 170 रुपए किलो और इससे भी प्रीमियम आइटम 180 रुपए किलो हो चुका है। अब मुझे आप बताएं कि ये जो फ्लोर मिल मालकान है, मुझे आप इसका भी ये भी बताएं उनसे पूछ के कि भाई इनकी कॉस्टिंग कितनी आती है और ये 150 में क्यों आटा बेचा जा रहा है? फ्लोर मिल मालकान कह रहे हैं कि सूबाई हुकूमत ने पाबंदी तो उठा दी है, लेकिन उन्होंने अपने जो ब्रोकर्स हैं वो छोड़े हुए हैं। उन्होंने जो स्टॉक की हुई थी गंदम वो अपने हिसाब से सट्टा चला रहे हैं। वो ये कहते हैं, सूबाई हुकूमत कहती है कि हमने कोई ब्रोकर्स नहीं छोड़े हुए। आप ये कहते हैं कि फ्लोर मिल मालकान से पूछें। आवाम जो है वो इसी चक्की में पिस रही है कि उसको आटा महंगा क्यों मिल रहा है। बात ये कि ऊँट किसी करवट नहीं बैठ रहा। आटा मिलेगा कितने का, सस्ता कब होगा, क्या 200 रुपए पे तो नहीं चले जाएगा? सवाल जूं के तू खड़े हैं अब्दुर्रऊफ साहब। आप इसका एक देखें, अब जो मसाइल हैं वो तो खड़े हैं, लेकिन आप पहले सोचे ना कि इसका हल क्या निकले। मैं उसकी बात करना चाह रहा हूँ आपसे। सरकार की लीड को तो चैलेंज कर रहे हैं, उनको पकड़ के जेल में डालें। बातें करते हैं, हमें हल ये है इसका हल। अब मैं हल बता रहा हूँ आपको जी। देखें, इसका हल क्या निकालना है आपने कि जो हमारे पास क्रॉप है, जो होल्डिंग है, उस पे मुकम्मल तौर पे छापे मारे जाएं उन गोदामों पे और उनको रिलीज किया जाए। जब 100 रुपए किलो फिक्स थी गवर्नमेंट की प्राइस, तो 32 रुपए 35 रुपए बढ़ जाना गंदम पे, ये तो एक लम्हा फिक्री है। इस पे कंट्रोल तो करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अच्छा, हम्माद पूनावाला साहब, मैं आपसे यहाँ एक सवाल करूंगा कि सरिये की कीमतें क्योंकि डॉलर से मुंसलिक होती हैं, तो डॉलर तो मजीद कम हो रहा है आइंदा आने वाले दिनों में। मजीद सरिये की कीमत में कितनी कमी देख रहे हैं आप? जैसे आज बड़ी कमी हुई है, आइंदा आने वाले दिनों में बड़ी कमी होगी? देखिए, सरिये से ज़्यादा मैंने आपसे कहा कि दूसरी भी मसनूआत हैं जिनसे जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें फ़र्क पड़ता है इंडस्ट्रीज़ को। उसमें काफ़ी बड़ी सरिये पे तो 12 से 15 रुपए केजी का फ़र्क आया, लेकिन जो दूसरी मसनूआत है CRC, GP, इन पे जी उन पे 30,000 रुपए पर टन जो है फ़र्क आया। तो वो बड़ा मजीद कितना कम होगा क्या समझते हैं आइंदा आने वाले दिनों में? इंटरनेशनल देखिए, खुशाइन बात है कि इंटरनेशनल मार्केट भी नीचे है और डॉलर्स की भी र्यूमर्स हैं। डॉलर्स का जो फायदा है वो इंपोर्टर्स को नहीं हो रहा, की वजह से वो कॉस्ट जो है वो उस तरीके से लोगों को आखिर में लोग नहीं, आप कमी तो बताएं ना कि कमी कितनी और होगी आइंदा आने वाले दिनों में। आपको वो तो सही इंपोर्टर को मसाइल है, कमी भी तो बताए ना। अगर हमारे इंपोर्टर्स को वक्त पे उनके डॉक्यूमेंट छूट जाते हैं और उनको इंटरबैंक प्राइस के ऊपर एक्चुअल प्राइस पे डॉलर्स मिल जाते हैं
और एलसीज खुल जाती हैं तो फिर एक वाज़ेह कमी नज़र आएगी इसके अंदर। ठीक है, वाज़ेह कमी नज़र आ सकती है। बहुत शुक्रिया आपका हमाद पूनावाला साहब, चेयरमैन है स्टील मर्चेंट। इसके अलावा अब्दुल रऊफ़ इब्राहिम साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, चेयरमैन है कराची होलसेलर्स एसोसिएशन के। नाजरीन, डॉलर से स्टील को मुंसलिक किया जाता है कि डॉलर की कदर में इजाफा होगा तो जितना भी हमारा तामीराती शोबे का सामान है वो बढ़ जाएगा, उसकी कीमत में इजाफा होगा। लेकिन अभी डॉलर की कीमत में कमी आई है तो इसके एक खुशाइंद बात यह है पाकिस्तान के लिए कि तामीराती शोबे में जितने भी आइटम्स आते हैं उन तमाम चीज़ों की कीमतों में कमी आई है और आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो पाकिस्तान की मईशत में मज़ीद बेहतरी देखने में आएगी, क्योंकि तमाम तर गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, तमाम तर इक़दाम हैं, वो पाकिस्तान की मईशत को काफ़ी सपोर्ट करने जा रहे हैं इन फ्यूचर। इसी के साथ ही मुझे और हमजा गिलानी नुमाइंदा खुसूसी मेरे साथ मौजूद थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।